Hello everyone, this is the first lecture of VCRS and this topic comes under refrigeration and air conditioning. So, if we talk about the relevance of this topic in GATE, आपको हर दूसरे सेट में you can find a question from this topic of 2 marks or of 1 mark. तो and also in engineering services examination आपको इससे questions मिलेंगे. ये टॉपिक मोस्टली आई थिंक इट विल टेक अराउंड 2 hours टू कंप्लीट एंड आफ्टर सब्सिक्वेंट रिविजन्स आप अगर 1 घंटे भी रिवाइज करोगे इस टॉपिक को तो यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस. इस पूरे लेक्चर में फॉर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम लोग एक शॉर्ट टर्म यूज़ करेंगे VCRS एंड स्टार्टिंग विद द टॉपिक VCRS. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ VCRS, व्हाट आर द डिवाइसेस यूज्ड इन दिस सिस्टम. तो नाम से आपको पता चल रहा होगा कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम. तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम मीन्स हो गया कि देयर इज़ वर्ड रेफ्रिजरेशन, इसका मतलब कि कूलिंग हो रहा होगा कहीं ना कहीं. दूसरा हमारा टर्म है वेपर. तो वेपर इज़ नथिंग बट द रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन दिस सिस्टम एंड दैट इज़ बीइंग कंप्रेस्ड. So that's why this is named vapor compression refrigeration system. तो जनरली अगर आप इसका एप्लीकेशन देखें इस सिस्टम या इस साइकिल का जो भी कहें आप, तो आप इस सिस्टम का एप्लीकेशन अगर देख सकते हैं अपने घर में जो रेफ्रिजरेटर होता है या बेसिकली अपना एयर कंडीशनर जो होता है या ऑटोमोबाइल में भी जो एयर कंडीशनर होता है, तो इन सारे जगहों पे आप इसका यूज़ देख सकते हैं. तो स्टार्टिंग विद द डिवाइसेस, कौन कौन से डिवाइस इस सिस्टम में यूज़ होते हैं बेसिकली, सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे. तो हमारा जो इस सिस्टम में जो बेसिकली कूलिंग का काम करता है वो हमारा रेफ्रिजरेंट है. तो रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट करेगा हमारे सिस्टम में, और रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट करते हुए काम क्या करेगा कि जो हमारा कंडीशन स्पेस है जिसको हमें ठंडा करना है वहाँ से ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा और इसी हीट को आगे जाके किसी और हीट एक्सचेंजर जिसको हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं वहाँ पे जाके रिलीज़ कर देगा. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंप्रेसर क्या है. बेसिकली कंप्रेसर, यू ऑल नो बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्रेसर इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू इंक्रीज बोथ प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर. कंप्रेसर क्या करता है, किसी भी आपका जो गैस है बेसिकली जो फ्लो कर रहा है उसका टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज़ करता है. तो हमारे इस केस में यहाँ पे जो हमारा VCR साइकिल है उसमें कंप्रेसर जनरली हमारा सैचुरेटेड और सुपर हीटेड वेपर्स को कंप्रेस करता है. अब जनरली मैंने इसलिए लिखा है कि समटाइम्स क्या होता है कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो टोटल वेपर में नहीं कन्वर्ट हुआ है और हमारा तभी कंप्रेसर तक पहुँच गया. तो उस केस में हमारा कंप्लीट वेपराइजेशन नहीं होता है रेफ्रिजरेंट का, वो वेट कंडीशन में रहता है. तो उस केस में कभी कभी वेट लिक्विड प्लस वेपर को भी ये हैंडल करता है, इसलिए द टर्म जनरली इज़ यूज्ड. लेकिन प्रैक्टिकली व्हेन वी डिज़ाइन इट, वी जनरली डिज़ाइन इट कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो हमारा कम्प्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो जाए. तो दूसरा डिवाइस हमारा हो गया इवेपोरेटर. इवेपोरेटर ये बेसिकली हमारा इवेपोरेटर जो है दैट इज़ नथिंग बट द प्लेस वेयर आवर रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब्स हीट, या हीट इज़ सप्लाइड टू द रेफ्रिजरेंट बेसिकली फ्रॉम द कंडीशनड स्पेस. यहाँ पे जो हमारा कंडीशनड स्पेस रहेगा वहाँ पे जो हमारा हीट जो है बेसिकली उस पोर्शन से लेके रेफ्रिजरेंट क्या रहेगा, कंप्रेसर में चला जाएगा और वहाँ पे फिर कंप्रेस होके दैट विल मूव इनटू द कंडेंसर. तो कंडेंसर हमारा कुछ नहीं, एक हीट एक्सचेंजर है बेसिकली. वो हीट एक्सचेंजर में कूलिंग वाटर सर्कुलेट करता होगा जिसको रेफ्रिजरेंट अपना हीट देगा और रेफ्रिजरेंट विल बी कूल डाउन एट कांस्टेंट प्रेशर. सिमिलरली आफ्टर गेटिंग कूल्ड, हमारा जो रेफ्रिजरेंट है दैट विल बी थ्रॉटल्ड थ्रू अ डिवाइस जो कि एक रिस्ट्रिक्टेड पैसेज हो सकता है, जैसे कि पोरस प्लग हो सकता है या पार्सली ओपनड वाल्व हो सकता है, जहाँ से भी हमारा थ्रॉटलिंग हो सके बेसिकली.
तो वहाँ से हमारा गुजरता है ताकि हमारा जो प्रेशर रहे रेफ्रिजरेंट का वो घट जाए और साथ साथ टेम्परेचर भी हमारा डिक्रीज़ कर जाए। तो ये बेसिकली 4 डिवाइसेस हैं, हमारा कंप्रेसर, कंडेंसर, थ्रॉटलिंग डिवाइस और इवेपोरेटर, जो कि एक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज होते हैं। ये सबसे बेसिक है हमारा। आगे हम देखेंगे कि व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस इन दिस सिस्टम। तो तब उसके पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा जो आइडियल सिस्टम है जिसमें ये सारे इक्विपमेंट्स हैं वो कैसे वर्क करता है और उसका परफॉर्मेंस हम लोग कैसे निकालते हैं। तो एक कंपैरिजन है हमारे यहाँ पे कि अभी जो हम लोगों ने देखा कि हम लोग वेपर यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग एक रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं। वो R134 हो सकता है, R22 हो सकता है, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेफ्रिजरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू आवर यूज़। तो उसको अगर कंपेयर करें बेसिकली एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में से, तो व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द VCRS सिस्टम। तो अगर हम लोग देखें पॉइंट वाइज, तो हमारा जो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें हमारा एयर यूज़ होगा वर्किंग फ्लूइड, और VCRS के केस में हमारा रेफ्रिजरेंट यूज़ होगा एज अ वर्किंग फ्लूइड। तो एयर यूज़ होने के कारण एयर जनरली क्या हमेशा बेसिकली दैट इज़ हाईली रिलायबल, मतलब हमेशा आपको मिल जाएगा, इनएक्सपेंसिव, पैसे नहीं लगेंगे, इनफ्लेमेबल मीन्स दैट वोंट कैच फायर ऑन इट्स ओन, एंड पॉल्यूशन फ्री। तो दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर। एंड अगर आप इसको कंपेयर करोगे किसी रेफ्रिजरेंट से, तो जनरली जो रेफ्रिजरेंट यूज़ होते हैं जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज़ होते हैं, तो ये दोनों जो रेफ्रिजरेंट यूज़ होते हैं दे डू कॉज सम पॉल्यूशन एंड आई कैन से दे आर अ मेजर सोर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो इसीलिए अगर आप पढ़ेंगे थोड़ा जनरल नॉलेज भी, तो उसमें आप देखेंगे कि एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है जिसमें आई थिंक अबाउट 2040 तक वी हैव टू गेट रिड ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये इस एस्पेक्ट पे अगर देखा जाए तो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज़ बेटर, बट वी यूज़ VCRS मोस्टली। वाई? तो इसका कारण ये है कि एयर जो होता है बेसिकली एयर हैज़ अ वेरी लो हीट कैरिंग कैपेसिटी, जो कि हमारा 4th पॉइंट में दे रखा है, एज़ कम्पेयर टू अदर रेफ्रिजरेंट्स। इसलिए COP जो होता है हमारा एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वो काफ़ी कम होता है। और इसी को अगर आप कंपेयर करेंगे किसी VCRS साइकिल से, तो उसका COP काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, क्योंकि हीट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है किसी रेफ्रिजरेंट का। एक और अंतर है, एयर का फेज हमेशा गैसियस होगा, एयर का फेज हमेशा कभी भी चेंज नहीं होगा। और अगर हमारा रेफ्रिजरेंट का देखेंगे तो रेफ्रिजरेंट का फेज हमेशा हमारा चेंज होता रहेगा, सुपर हीटेड से वेट में चला जाएगा, वेट से सब कूल्ड रीजन में चला जाएगा, सिमिलरली ये चेंज होता रहेगा। तो फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स वी हैव टू यूज़ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंस, जिसमें हम देखते हैं कि अगर हमारा वेपर और वाटर मिक्स हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। एक और हमारा एडवांटेज है अगर एयर का बात करें तो एयर का वेट काफ़ी कम होता है। पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन अगर हम बात करें तो एयर का वेट काफ़ी कम होगा एज़ कम्पेयर टू हमारा रेफ्रिजरेंट, और ये फ्रीली अवेलेबल भी होता है विदाउट कॉस्ट। तो जनरली जो एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, मतलब हमारा जो एयरक्राफ्ट में रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज़ होता है, वहाँ पे हमारा एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम ज़्यादा यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू, ज़्यादा क्या हमेशा यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू VCRS, क्योंकि एयर हमारा फ्रीली अवेलेबल होगा, रेफ्रिजरेंट को हमें स्टोर करके ले जाना होगा। तो देयर इज़ अ इशू ऑफ वेट ऑन फ्लाइट्स, सो इसलिए हमारा जो एयर है, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वो बेसिकली हमेशा यूज़ होता है। तो दीज आर द कंपेरिजन बिटवीन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड VCRS। तो अगर हम लोग आइडियल वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करें तो आप देख सकते हैं हमारा TS डायग्राम है। तो इसमें अगर आप प्रोसेसेस देखें तो हमारा प्रोसेस जो 1 से 2 है बेसिकली वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, मीन्स S1 = S2 हमारा हो गया। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन मीन्स हमारा जो रेफ्रिजरेंट होगा दैट विल बी कंप्रेस्ड फ्रॉम अ लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर एंड टू अ हायर टेम्परेचर। उसके बाद हमारा क्या है कि ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ये हमारा PH हो गया, कांस्टेंट प्रेशर लाइन, P हायर जिसको हम लोग कभी कभी लिखते हैं।
तो ये हमारा pH हो गया। इस पॉइंट से पॉइंट 2 पे हमारा क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा हीट का रिजेक्शन होगा। जो रेफ्रिजरेंट ने हीट एब्जॉर्ब किया होगा इवेपोरेटर में या कंडीशन स्पेस में, वो हीट को रिजेक्ट करेगा इन द प्रोसेस 2 से 3 एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हमारा कंडेंसर हो गया बेसिकली 2 से 3 में। अगर आप 3 से 4 की बात करें तो 3 से 4 हमारा आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन है। इसका मतलब हमारा कांस्टेंट इंथैल्पी पे हमारा बेसिकली एक्सपैंड होगा हमारा जो रेफ्रिजरेंट है, जो कि थ्रॉटलिंग डिवाइस में होगा। अब इस स्टेटमेंट को मैंने रेड इसलिए किया है क्योंकि इसमें एक काफ़ी कॉन्सेप्ट है कि अगर हम लोग एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का बात करें तो उसमें जो हमारा एक्सपेंशन होता था वो आइसेंट्रोपिक होता था, बट इस केस में हमारा आइसेंथैल्पिक होता है। तो इसका क्या कारण है ये हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन हमारा जो एक्सपेंशन होगा VCRS साइकिल में, दैट इज़ ऑलवेज आइसेंथैल्पिक। और जब हमारा एक्सपैंड हो जाएगा रेफ्रिजरेंट तो अगेन इट विल बी वेपोराइज्ड बाय टेकिंग द हीट फ्रॉम द कंडीशन स्पेस। तो ये आखिरी जो प्रोसेस है हमारा 4 से 1, दैट विल बी आवर डिज़ायर्ड इफेक्ट और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट यू कैन से, कि इसी प्रोसेस में हम लोगों को जो रेफ्रिजरेंट है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा बाय एब्जॉर्बिंग द हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो आइडियल साइकिल की अगर हम लोग बात करें तो आइडियल साइकिल जो है बेसिकली उसमें कुछ एजम्पशन है कि अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एंट्री टू द कंप्रेसर यानी कि पॉइंट 1, एंट्री टू द कंप्रेसर और एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर, हमारा पॉइंट 1 जो है वो हमेशा सैचुरेटेड वेपर होगा, मतलब हमारा इस लाइन पे लाई करेगा, सैचुरेटेड वेपर लाइन पे। और दूसरा हमारा जो एजम्पशन है वो ये है कि हमारा जो स्टेट 3 है, स्टेट 3 मतलब ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, एग्जिट ऑफ कंडेंसर या एंट्री ऑफ थ्रॉटलिंग डिवाइस, ये पॉइंट जो है हमारा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे लाई करेगा। तो ये हमारा बेसिकली एजम्पशंस है। तो लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो प्रोसेस था बेसिकली एक्सपेंशन का, वो आइसेंट्रोपिक नहीं होके आइसेंथैल्पिक था। तो उसका क्या रीज़न है, तो अगर हम लोग बात करें एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की तो उसमें क्या होता था कि उसमें हमारा जो एक्सपेंशन होता था वो गैस का होना था। लेकिन इस केस में हमारा क्या है, अगर आप डायग्राम देखो फिर से, तो इस केस में हमारा जो एक्सपेंशन हो रहा है वो हमेशा लिक्विड का हो रहा है। ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है हमारा 3 पॉइंट जिस पर लाई कर रहा है, और ये हमारा जो एक्सपेंशन है वो हमारा लिक्विड है, बेसिकली लिक्विड को एक्सपैंड कर रहा है ये वेट रीजन में। तो दैट मीन्स कि हमारा जो एक्सपेंशन डिवाइस है वो लिक्विड हैंडल कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो यहाँ पे लिख भी रखा है कि एट द एंट्री ऑफ एक्सपेंशन या एग्जिट ऑफ कूलर भी बोलो, कूलर या कंडेंसर बेसिकली, तो उस केस में हमारा जो स्टेट ऑफ वर्किंग फ्लूइड है वो सैचुरेटेड लिक्विड है। और हम लोग जानते हैं कि हमारा जब ओपन डिवाइसेस के लिए हमारा जो वर्क होता है वो -VdP होता है, -VdP होता है। तो -VdP होता है तो ये हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम है V। तो कंप्रेसर तो हमारा हैंडल कर रहा है गैस, तो वो क्या हो जाएगा, VG हो जाएगा। बट हमारा जो एक्सपेंडर है या थ्रॉटलिंग डिवाइस वो क्या हैंडल कर रहा है, हमारा लिक्विड हैंडल कर रहा है, तो दैट विल बी VF। तो अगर आप देखोगे एक चीज़, ये आप स्टीम टेबल निकाल के देख सकते हो, मैंने एक एग्जांपल दिया है। फॉर इंस्टेंस अगर 100 किलो पास्कल पे प्रेशर पे आप देखोगे वैल्यूज़ VF और VG की, तो VF का वैल्यू है 0.001043 और VG का वैल्यू है 1.6940। तो अगर आप इस दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करोगे तो हमारा जो VG है ऑलमोस्ट 1500 टाइम्स है VF के। तो इसलिए लिखा है कि हमारा VG काफ़ी ग्रेटर है VF के। तो हमारा जो वर्क डन होगा कंप्रेसर का, बेसिकली वर्क इनपुट, वो कहीं ज़्यादा होगा हमारा एक्सपेंडर के वर्क आउटपुट से। तो हमारा वर्क ऑफ एक्सपेंशन जो होगा वो बेसिकली निग्लिजिबल होगा इन कंपेरिजन टू द वर्क ऑफ दैट विल बी कंप्रेशन। वर्क ऑफ कंप्रेशन से के कंपेरिजन में काफ़ी निग्लिजिबल होगा। तो इसीलिए हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है कि हमारा वर्क इनपुट कम से कम हो और वर्क आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा हो। बट इस केस में एक्चुअली द एक्सपेंडर इज यूजिंग लिक्विड, तो हमारा जो वर्क आउटपुट है वो काफ़ी कम है वर्क इनपुट के कंपैरिजन में। तो वो इतना कम है कि वो हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं।
तो उस वर्क आउटपुट के लिए एक जो हम लोग अगर एक्सपेंशन डिवाइस ले जो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन कराता हो, उसका प्राइस जस्टिफाइबल नहीं है। मीन्स कि हम लोगों को इतना कम वर्क आउटपुट मिलता है जिसके लिए अगर हम लोग क्योंकि ये लिक्विड हैंडल करेगा, तो अगर हम लोग एक्सपेंडर लगा भी ले तो वो लिक्विड अगर हैंडल कर रहा है तो वो वर्क आउटपुट दे ही नहीं पाएगा। तो जब वो वर्क आउटपुट दे नहीं पा रहा है तो वाई वेस्टिंग आवर प्राइस, वाई वेस्टिंग आवर मनी। सो इसीलिए बेसिकली हम लोग यहाँ पे आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन का यूज़ करते हैं, ना कि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन का। ठीक है, दिस कैन बी आस्क्ड इन इंटरव्यूज एंड ऑल। Now how to calculate COP of the vapor compression refrigeration cycle, ideal vapor compression refrigeration cycle I can say। तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो हमारा जो डिज़ायर्ड इफेक्ट था बेसिकली हमारा 1 से 4 था, जो कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भी होगा। तो हमारा जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हो जाएगा वो हमारा H1 माइनस H4 हो जाएगा। दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ 0.1 माइनस 0.4। अब इसमें गलती क्या करोगे आप लोग, CP इंटू T1 माइनस T4 लिख दोगे और ये गलत हो जाएगा। तो ये गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि दिस इज़ अ वेट रीजन और यू आर नॉट हैंडलिंग सुपर हीटेड वेपर, यू आर हैंडलिंग अ वेट रीजन। तो इस केस में यू कैन नॉट यूज़ दिस स्टेटमेंट। तो आपको इंथैल्पी निकालना होगा विद द यूज़ ऑफ स्टीम टेबल और विद द यूज़ ऑफ जो डाटा आपका क्वेश्चन में गिवन हो। तो सिमिलरली ये हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हो गया। अगर इसको हम लोग जो मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो विल गेट द रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी इन किलोवाट। ये हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा जो है वो किलो जूल पर केजी में होगा और हमारा जो रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी जो है वो किलोवाट में होगा। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम लोग वर्क इनपुट की बात करें तो वर्क इनपुट हमारा कंप्रेसर में लगेगा, जो कंप्रेसर हमारा 0.1 से 2 के बीच है। तो हमारा डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी जो है वो वर्क इनपुट दे देगा। अब इसमें एक क्वेश्चन ये है कि हमारा जो टोटल नेटवर्क है बेसिकली वो नेटवर्क होना तो चाहिए कंप्रेसर वर्क माइनस आपका जो एक्सपेंडर का वर्क है, लेकिन सिंस द एक्सपेंडर इज हैंडलिंग लिक्विड एंड द वर्क आउटपुट ऑफ एक्सपेंडर इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू वर्क इनपुट ऑफ कंप्रेसर, सो वी नेग्लेक्ट दैट पोर्शन। तो इसलिए केवल हम जो टोटल वर्क इनपुट है वो H2 माइनस H1 लेंगे। एंड वी नो COP इज़ नथिंग बट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाई वर्क इनपुट, और अगर दोनों में मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी बाई पावर इनपुट। ठीक है, तो ये जो हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है और हमारा जो वर्क इनपुट का जो रेशियो है दैट विल बी आवर COP। अगर पावर इनपुट की बात करें तो हम वर्क इनपुट को मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल गेट पावर इनपुट ऑफ द साइकिल। तो ये हमारा बेसिकली आइडियल वेपर कंप्रेशन साइकिल है। तो आइडियल कहने का मतलब ही हो गया कि हमारा जो 0.1 है दैट विल लाई ऑन सैचुरेटेड वेपर लाइन एंड 0.3 विल लाई ऑन सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। सो देर इज़ अ प्रॉब्लम। सो अब आप देखिए कि इतने से ही कॉन्सेप्ट लाइक यू हैव स्टडीड ओनली 10 मिनट्स और इतने कॉन्सेप्ट पे देर हैज़ बीन अ क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड इन गेट फॉर 1 मार्क। दिस वाज आस्क्ड इन 2009। तो इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड आफ्टर द एंड ऑफ द वीडियो आई विल सॉल्व इट। तब तक हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे। विल सी व्हाट इज़ द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। दिस इज़ अ पोर्शन ऑफ टर्बो मशीनरी। ये टर्बो मशीनरी का बेसिकली पोर्शन है कि हम लोग वर्क वहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालते हैं। बट जनरली होता क्या है कि VCRS के क्वेश्चंस में हम लोगों को जो कंप्रेसर है उसके सिलेंडर का डायमेंशंस पूछ दिया जाता है, अगर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे तो, जो कि यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो उस केस में यू हैव टू नो दिस फार्मूला एंड हाउ टू कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ अ सिलेंडर। तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एक्चुअल वॉल्यूम एट द एंट्री ऑफ कंप्रेसर टू द थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम। तो एक्चुअल वॉल्यूम जो हमारा है एट द एंट्री ऑफ कंप्रेसर, अगर हम लोग देखेंगे तो यही हमारा कंप्रेसर था
0.1 से 2 जो हमारा कंप्रेसर था। तो हमारा 0.1 जो है बेसिकली एक्चुअल वॉल्यूम है एंट्री पे। तो हमारा जो यहाँ का जो वॉल्यूम होगा दैट इज़ V1, इस V1 को हम लोग लिख सकते हैं मास फ्लो रेट इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये जो है हमारा V1 जो है वो एक्चुअल वॉल्यूम एट एंट्री है बाय टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम। तो टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम हमारा जो सिलेंडर जो हमारा पिस्टन जो टोटल वॉल्यूम स्वीप करेगा दैट इज बेसिकली टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम। तो वो हमारा क्या हो जाएगा π/4 d² L/60 इंटू के। यहाँ पे हमारा डी जो होगा वो डायमेंशन हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा सिलेंडर का, एल जो हमारा लेंथ हो जाएगा सिलेंडर का, एन विल बी RPM एंड के विल बी नंबर ऑफ सिलेंडर्स। कि अगर एक से ज़्यादा सिलेंडर में कंप्रेशन हो रहा है तो समटाइम्स इन द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इट इज़ आस्क्ड कि कितने सिलेंडर यूज हुए इतना अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट करने में या इस परफॉर्मेंस को अचीव करने में, या दे कैन आस्क अबाउट द डायमेंशंस ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ से आपको डायमेंशन मिल जाएगा सिलेंडर का। तो दिस इज़ अ वे टू कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ द सिलेंडर। इसमें से कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, डी एल स्पीड भी पूछी जा सकती है और नंबर ऑफ सिलेंडर्स भी पूछे जा सकते हैं। तो दीज कैन बी आस्क्ड, बट रिमेंबर यू हैव टू टेक द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ 0.1 ओनली। ये आपको या तो डाटा में दिया रखेगा, नहीं तो आपको अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आपको चार्ट अलाउड है तो आप चार्ट से पता कर सकते हैं। एट द 0.1 यहाँ पे आप 1 सैचुरेटेड वेपर लाइन पर अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे जो हमारा बेसिकली VG होगा दैट विल बी आवर V1। और अगर मॉडिफिकेशन में हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा 0.1 कहीं और लाई कर रहा है तो उस केस में हम लोग VG कैसे निकालेंगे। सो एक और तरीका है हम लोगों को वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालने का। हमारा जो बेसिकली कंप्रेसर है तो उसमें हमारा क्या होता है कि हमारा एक टर्म होता है VC और VS। तो VC हमारा जो है क्लियरेंस वॉल्यूम होता है कि हमारा अगर पिस्टन मूव कर रहा है बेसिकली, तो पिस्टन मूव करने के बाद एक लिमिट होता है जहाँ पे पिस्टन जाके रुक जाता है, उसके बाद जो वॉल्यूम बचता है सिलेंडर में दैट विल बी द क्लियरेंस वॉल्यूम। वो इसलिए दिया जाता है कि ताकि हमारा पिस्टन हमेशा स्ट्राइक ना करे टॉप डेड सेंटर को, या तो उससे क्या होगा जितना बार स्ट्राइक करेगा वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए क्लियरेंस वॉल्यूम दिया जाता है जनरली। और थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम हमारा जो टोटल वॉल्यूम जो स्वीप करेगा पिस्टन वो हो गया। द रेशियो ऑफ दैट इज़ नोन एज क्लियरेंस रेशियो C। तो अगर हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऐसे भी देख सकते हैं 1+C - C P हायर बाई P लोअर टू द पावर 1/n। तो इस केस में P हायर हमारा कौन सा हो गया, कंडेंसर प्रेशर हो गया। अगर हम लोग देखें यही दो प्रेशर लाइन हमारा जाता है, ये हमारा P हायर हो गया, ये हमारा P हायर हो गया और ये हमारा P लोअर हो गया। तो क्वेश्चन में अगर P हायर P लोअर जनरली दिया ही रहता है, यू कैन फाइंड। और 1/n जो है हमारा, n हमारा जो है पॉलीट्रोपिक इंडेक्स हो गया ऑफ द कंप्रेशन। अगर हमारा कंप्रेशन PV टू द पावर n = C से हुआ है तो n विल बी हमारा पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। तो दिस स्टेटमेंट कैन ऑल्सो गिव यू द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो हो सकता है आपको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकलवाए और वहाँ से यहाँ से इसको यूज़ करके आपको सिलेंडर का डायमेंशंस निकालने को बोले। तो दिस इज़ बेसिकली फॉर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में रेगुलरली आते हैं मेंस एग्जामिनेशंस में और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में भी रेगुलरली आते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, दिस क्वेश्चन। अब रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो रीड द क्वेश्चन ट्वाइस और काफ़ी धीरे धीरे पढ़ें। लाइक डोंट बी इन अ हरी। इफ़ यू नो व्हाट टू डू यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन 1 or 2 minutes ओनली। इन दिस क्वेश्चन इट इज़ रिटन दैट हमारा जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है दैट इज़ अ आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। आइडियल का मतलब हमारा जो हो गया कि अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे TS डायग्राम, दैट इज़ TS, तो इसमें हमारा जो एंट्री होगा कंप्रेसर का वो यहाँ होगा, दैट इज़ आवर साइकिल, दैट विल बी 0.1, दिस इज़ आवर 0.2
this is our point 3, this is our point 4. तो ये चारों पॉइंट है हमारा. 1 इज़ एंट्री ऑफ कंप्रेसर, 2 एग्जिट ऑफ कंप्रेसर और एंट्री ऑफ कंडेंसर. ये हमारा एग्जिट ऑफ कंडेंसर और 4 हमारा एंट्री टू द इवेपोरेटर. तो इस केस में हमारा दे रखा है कि इनलेट ऑफ कंडेंसर. तो इनलेट ऑफ कंडेंसर का मतलब हो गया हमारा जो पॉइंट 2 है, तो ये हमारा H2 हो गया. स्पेसिफिक एंथैल्पी दे रखा है. एग्जिट ऑफ कंडेंसर हमारा पॉइंट 3 हो गया, तो दैट इज़ H3. और अगर हम लोग देखें कि हमारा एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर हमारा 1 हो गया, कि ये हमारा 4 से 1 इवेपोरेटर है, ये हमारा एग्जिट, तो दैट इज़ H1. तो आपको 3 पॉइंट्स पे एंथैल्पी दे रखा है एंड यू हैव टू फाइंड द COP ऑफ द साइकिल. तो COP जो है हमारा, COP हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो कि हमारा 1 से 4 है, और हमारा वर्क इनपुट जो कि 1 से 2 है, इसी का रेशियो होगा. तो दैट विल बी H1 माइनस H4 बाई H2 माइनस H1. तो इस केस में अगर देखें तो हम लोगों को H1 पता है, H2 भी पता है, वी हैव टू फाइंड H4. तो रिमेंबर वन थिंग, हम लोगों ने काफ़ी जोर दे के पढ़ा है पहले कि हमारा जो प्रोसेस 3 से 4 है दैट इज़ आइसेंथैल्पिक. आइसेंथैल्पिक जो कि थ्रॉटलिंग डिवाइस में है, तो हमारा एंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट रहेगा. तो हमारा H3 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू H4. तो वी नो H3, तो वी नो H4. तो हम लोगों को चारों टर्म्स पता है, तो वी कैन ईजिली फाइंड COP. हमारा H1 जो है दैट इज़ 232 माइनस हमारा जो H4 है वो H3 हो जाएगा, दैट इज़ 116. एंड हमारा जो H2 है 283. एंड हमारा जो H1 है दैट विल बी 232. सॉरी, तो यहाँ से आप अगर आप लोग निकालोगे तो यू विल गेट द आंसर एज 2.27. तो हमारा आंसर कौन सा हो गया 2.27. आई होप कि किसी ने गलती नहीं किया हो. एंड आज का लेक्चर विल लीव इट टू दिस ओनली. दिस वाज द बेसिक्स ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम. वी saw how to find COP of ideal vapor compression refrigeration cycle. In the next lecture, we'll see what are the modifications in the VCRS cycle and how to find the performance, that is COP of the modified VCRS cycle. Till then, thank you very much. We'll see you in the next lecture. Thank you.